हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं आधुनिक विश्व में समाजशास्त्र के महत्व, या तो फिर क्वेश्चन दे सकता है कि आधुनिक विश्व में समाजशास्त्र के उपयोगिता की विवेचना करें। ठीक है, या तो महत्व देगा या उपयोगिता, तो दोनों एक ही है। महत्व उपयोगिता दोनों है, एक ही है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली चलेंगे आंसर पे कि समाजशास्त्र के महत्व क्या है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को क्वेश्चन को डीपली में समझा देता हूँ। ये मेरा खुद का लिखा हुआ हैंड राइटिंग है। ठीक है, आधुनिक का मतलब होता है अभी के समय में, और विश्व मतलब पूरा दुनिया भर में। समाजशास्त्र मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं सोशोलॉजी, जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं सोशोलॉजी, तो आखिर अभी के समय में पूरे विश्व में सोशोलॉजी का महत्व क्या है, समाजशास्त्र का महत्व क्या है, आखिर हम लोग समाजशास्त्र क्यों पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के एक अक्षरों में समझो, समाजशास्त्र का आपको महत्व बताना, नहीं सोशोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं इसका क्या बताना, आपको महत्व बताना, इसका उपयोगिता बताना है। तो देखो, समाज में जितने भी सारा काम होता है ना, तो हम लोग एक पढ़ा लिखा इंसान समाज को अच्छा रूप से चलाता है। क्यों? क्योंकि उसे एक समाजशास्त्र का अच्छा ज्ञान है, सोशोलॉजी का उसके पास अच्छा ज्ञान है, इसलिए। तो बस वही सब पॉइंट हम लोग लिखेंगे अपने भाषा में। ठीक है, तो वही आपको समाजशास्त्र का महत्व पूछ लेगा या उपयोगिता, दोनों एक ही है। तो समाजशास्त्र का महत्व आंसर, आज विश्व के सभी देशों में समाजशास्त्र की उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देखो, ऐसा नहीं कि इसका उपयोगितावाद, इसका महत्व घट रहा है, नहीं। आज के समय में अगर हम पूरे विश्व में बात करें तो सभी देशों में, विश्व में जितने भी सारे देश हैं, सभी देशों में समाजशास्त्र का महत्व क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आधुनिक युग में यानी कि अभी के अगर समय में देखा जाए तो समाजशास्त्र की उपयोगिता को निम्न आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है कि आखिर समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है, यानी उसका महत्व क्या, तो हम उसको निम्न प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अलग अलग मैंने पॉइंट लिखा है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या महत्व है। तो पहला महत्व है कि सामाजिक एकता, क्योंकि समाजशास्त्र के माध्यम से यानी कि सोशोलॉजी के माध्यम से हमारे समाज में एकता आता है। अब हमारे समाज में एकता कैसे आता है? एकता मतलब एक साथ मिल कर रहना। समाज में एक साथ लोग क्या करते हैं, मिल के रहते हैं, उसको हम लोग सामाजिक एकता बोलते हैं। आखिर ये समाज में एकता आता है कैसे? देखो, किसी समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने से सामाजिक संगठन कमजोर हो जाता है। कोई ऐसा समाज होता है ना जहाँ पे संघर्ष होने लगता है, 2 लोगों के बीच में, 4 लोगों के बीच में संघर्ष होने लगता है, और इस संघर्ष के कारण सामाजिक संगठन कमजोर हो जाता है। सामाजिक संगठन मतलब जो हम लोग एक साथ मिल करके रह रहे थे समाज में, वो अब अलग अलग हो गए, तो ये सामाजिक संगठन हमारा क्या हो गया, कमजोर हो जाता है जब हम लोग आपस में ही लड़ते हैं, और इससे विकास की गति धीमा हो जाता है। इससे हमारा समाज का विकास भी क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। सामाजिक संघर्ष के कारण सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, और जब हमारा समाज में संघर्ष होने लगता है ना, तो इससे हमारा समाज में समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, साथ ही व्यक्तियों में एक दूसरे से अलग होने की भाव उत्पन्न हो जाता है। लोगों को लगता है कि हम उससे अलग हो जाएं, ऐसा अलग होने की भाव भी उत्पन्न होने लगता है, और इसके कारण सामाजिक एकता कम होने लगता है। अब इसी के कारण क्या होता है, समाज में एकता कम होने लगता है। मतलब कुल मिलाकर के एक ही अक्षर में समझो कि जब समाज में किसी भी प्रकार का लड़ाई होने लगता है, झगड़ा होने लगता है, संघर्ष होने लगता है, मुठभेद होने लगता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लोगों के बीच जो एकता बना रहता है, वो एकता धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, अतः समाजशास्त्र का ज्ञान से संघर्ष की अवस्था उत्पन्न होने का कारणों का पता लगाकर उनका समाधान किया जा सकता है। अब देखो, यही कारण होता है कि जो समाज में जो संघर्ष उत्पन्न हो रहा है, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आखिर ये लड़ाई झगड़ा किस कारण से हो रहा है, तो ये पता कैसे चलता है, तो ये समाजशास्त्र के अध्ययन के माध्यम से पता चलता है। क्यों? क्योंकि जब हम सोशोलॉजी समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं, हमारे पास ज्ञान आता है ना, तो हमारे मन में ज्ञान विकसित होता है, और हमें ऐसा लगता है कि आखिर ये समाज में लड़ाई हो रहा है तो इसका मुख्य कारण क्या है, तो हम उस मुख्य कारण को जानने का प्रयास करते हैं, और फिर उस कारण को ही हम लोग समाधान कर लेते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर समाज में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो समाज में लड़ाई झगड़े होते हैं, इसको निपटारा करने के लिए हमारे समाजशास्त्र का अध्ययन बहुत जरूरी है, यानी कि समाजशास्त्र का ज्ञान लेना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ताकि उसका ज्ञान का हम पता कर सकें, उनका जो समस्या है उनका पता लगा सके कि आखिर समाज में लड़ाई किस वजह से हो रहा है, और उस समस्या का पता लगा करके उसका फिर हम क्या करें, समाधान करें। तो इसी वजह से समाजशास्त्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक एकता बनाए रखने में सहायक होती है, कि जो समाजशास्त्र होती है ना, वो हमारे समाज में एकता बनाए रखने में क्या करती है, सहायता करती है। तो ये आपको पॉइंट नंबर 1 लिखना है। दोस्तों, ये जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया वो आपको याद नहीं रखना है, बस एक पॉइंट याद रखना है कि जो ये जो हमारा समाजशास्त्र होता है ना, वो सामाजिक एकता है को बनाए रखता है, यानी समाज में एकता लाता है। जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं उसको समस्या का समाधान करता है, लोगों को एक साथ मिलाता है। क्यों? क्योंकि समाज
जो समाजशास्त्र होता है उसमें समाज के बारे में सारा कुछ ही पढ़ना पड़ता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं समस्याओं को निपटारा करने का प्रयास करता है और वो उससे फिर हम लोग जो समस्या में लड़ते झगड़ते हैं वो हम लोग फिर एक साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना सामाजिक एकता। बाकी आप नीचे एक्सप्लेन अपना मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं बढ़ा चढ़ा करके, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया बस वही चीज़ रट लो और वही लिखो, आप समझ गए होंगे तो अपने खुद से भी लिख लोगे, ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय एकता। समाज मीन्स एक समाज छोटे लेवल पर, अब ये हो गया राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय का मतलब ये हमारा देश, एक देश के लेवल पर समझो, ठीक है। आज के समय में भारत में राष्ट्रीय एकता एक प्रमुख समस्या है। राष्ट्रीय एकता एक प्रमुख समस्या है। कैसे प्रमुख समस्या है? आज भी देखो भारत में एकता तो हम लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एकता जो है वो हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा कम भी दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय एकता की समस्या अनेक है। भाषा, हमारा भाषा अलग है, किसी दूसरे का भाषा अलग है। देखते होंगे कि जब हम लोग हिंदी बोलते हैं तो कहीं दूसरे तमिल भाषा वाले, कोई दूसरे भाषा वाले मतलब एक दूसरे को प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, जाति के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे कि ये मेरा क्षेत्र है आदि के आधार पर देखा जा सकता है कि हम लोगों का एकता धीरे धीरे टूट रहा है, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं ना कि समाजशास्त्र इन सभी समस्याओं को कम करती है। समाजशास्त्र जो होती है इन सभी जाति पाति जितने भी सारा समस्या होती है उसको कम करती है। इसलिए राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में समाजशास्त्र सहायता करता है। समाजशास्त्र के माध्यम से ही हमें सभी को ज्ञान अर्जित होता है और हम लोग सब भाई बंधु एक साथ मिलकर रहने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और जिन लोगों के पास समाजशास्त्र का ज्ञान नहीं होता ना, वो हमेशा लड़ाई झगड़े का ही बात करता है, ठीक है। वो हमेशा एक दूसरे से मतलब टूटने का प्रयास करेगा या तो फिर किसी को तोड़ने का प्रयास करता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना राष्ट्रीय एकता। पहला क्या था? सामाजिक एकता। दूसरा राष्ट्रीय एकता। तीसरा सामाजिक समस्याओं का समाधान। जो हमारे समाज में समस्या होती है, हमारे समाज में क्या होती है? समस्या होती है ना, उसको समाधान करता है कौन? समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी। तो समाजशास्त्र अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं जैसे बेरोजगारी हो गया, निर्धनता हो गया, अपराधी हो गया आदि का समाधान प्रस्तुत करता है। आज भारत में बेरोजगारी, निर्धनता, जातिवाद, छुआछूत, भाषा जैसे अनेक समस्या समाज में जो व्यक्ति से हल होना संभव है। क्या अगर एक व्यक्ति चाहेगा कि इन सभी समस्याओं का समाधान कर सके तो क्या होगा? नहीं होगा। इसे हमें एक बड़े लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। समाजशास्त्र का ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, सभी को समाजशास्त्र का ज्ञान अध्ययन कराना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं जाकर के ये हमारा सामाजिक समस्याओं का समाधान होगा, ठीक है। इसलिए समाजशास्त्रीय अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि कोई एक दो व्यक्ति समस्याओं का समाधान कर लेगा, नहीं। एक दो व्यक्ति समस्याओं का समाधान करने के बजाय समाजशास्त्रियों का अध्ययन करो। समाजशास्त्र जो समाज शास्त्रीय अध्ययन है ये हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो उसके बाद ये तीसरा पॉइंट हो गया सामाजिक समस्याओं का समाधान। अब हम लोग चलते हैं चौथा पॉइंट की ओर जो कि है परंपराओं के अध्ययन में सहायक। हमें बचपन में क्या करता है, हम जब पैदा होते हैं हमारे घर से, हमारा माता पिता परिवार से कुछ हमें अपने परंपराओं का, हमारे अपने रीति रिवाज संस्कृतियों के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम समाजशास्त्र का एक्चुअल में वास्तविकता पे जब हम लोग अध्ययन करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हमारा संस्कृति क्या है, हमारा अधिकार क्या है, हमारा रीति रिवाज क्या है। ये चीज़ हमें पता चलता है। जैसे समाज को हम लोग जब पढ़ते हैं तब हमें पता चलता था कि पहले महिलाओं के साथ बलात्कार होता था, उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। जब उनके पति मर जाता था तो उसे भी बोला जाता था ऐसे रहना यहाँ पे पाप है, तो मार दिया जाता था। ये सब ज्ञान हमें कहाँ से पता चला? ये सब रीति रिवाज कहाँ से पता चला? आखिर कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, जो भी चीज़ है, तो उसको अपना जो रीति रिवाज वो कहाँ से पता चलता है? हमें समाजशास्त्र से पता चलता है, ठीक है। तो परंपराओं के अध्ययन में सहायक। तो समाजशास्त्र हमारे समाज, रीति रिवाज, संस्कृतियों आदि प्रकार के परंपराओं के अध्ययन कराता है, जिससे हम अपने परंपराओं के बारे में जान पाते हैं। हम अपने परंपराओं के बारे में तो अपने कुछ माता पिताओं से ग्रहण करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वास्तविकता जो होती है वो हम अपने बुक्स यानी कि समाजशास्त्र के माध्यम से अध्ययन करते हैं और हमें उसे जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा क्या आखिर संविधान है। तो संविधान के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं? तो कहीं ना कहीं हम लोग बुक पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा अधिकार क्या है, ठीक है। चौथा पॉइंट हो गया। चलते हैं पांचवा पॉइंट की ओर। तो देखते हैं कि पांचवा पॉइंट में क्या बताया गया है। पांचवा पॉइंट में ग्रामीण विकास में सहायक। आखिर जो ग्रामीण में विकास होता है उसमें भी समाजशास्त्र हमें क्या करती है? सहायक करती है। क्यों? देखो, ग्रामीण में निर्धनता होती है, ऋणग्रस्त होता है। ऋणग्रस्त मतलब किसान लोग अधिक से अधिक कर्ज ले लेता है, बेरोजगारी है, कृषि का पिछड़ाव है, ऊंच नीच देखने को मिलेगा आपको, छुआछूत की भावना मिलेगा, अंधविश्वास सबसे ज़्यादा आपको ग्रामीण में देखने को मिलेगा, अंधविश्वास, बाल विवाह यानी बच्चा में शादी कर देना, जिससे अनेक समस्याएं आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इन सभी समस्याओं का समाधान मात्र एक और एक समाजशास्त्र के समाधान द्वारा ही किया जा सकता है कि हम समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे और उसका ज्ञान को हम अर्जित करेंगे और फिर हम क्या करेंगे?
अपने ज्ञान को विकसित करेंगे। इससे हमारा क्या होगा, हमारे ज्ञान के विकसित के साथ हमारा ग्रामीण भी क्या होगा, हमारा ग्राम जो है वो भी उच्च लेवल पर जाएगा, हमारा ग्राम गांव आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की ओर, जनजातीय समस्याओं का समाधान। अब देखो, भारतीय जनजातियों के अंतर्गत जो आदिवासी लोग आते हैं ना, वो सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति व शैक्षणिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए रहते हैं, क्योंकि आदिवासी लोग आप लोग देखते होंगे जंगल जाड़ में जहाँ पे बहुत सारा जंगल होता है, झाड़ी होता है, वहाँ पे जाके बसते हैं, दूर दराज में, कहीं खाली जगह में। ठीक है, आपको सूखे मुखे क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे पूरा का पूरा क्षेत्र बंजर है, जहाँ पे कोई लोग नहीं रहते, वहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। क्या वहाँ पे समाज है? नहीं है। क्या वहाँ पे पैसा कमाने का कोई तरीका है? नहीं है। क्या वहाँ पे उन लोगों को कोई संस्कृति है? नहीं, जैसे तैसे खा रहे हैं, रह रहे हैं, ना वहाँ कोई शिक्षा का उन बच्चों लोगों को ग्रहण मिलता है, ना कुछ मिलता। मतलब आदिवासी लोगों का ज़िंदगी कैसा होता है आप सभी को पता है। तो कहीं ना कहीं समाजशास्त्र हमें ना क्या करती है, आदिवासी लोगों को भी ज्ञान, अगर आदिवासी लोग भी समाजशास्त्र का अध्ययन करें तो वो भी अपने आप में एक समस्याओं का समाधान कर सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी लोग भी आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए रहते हैं। ठीक है, आदिवासी की अपनी विशिष्ट प्रकार की समस्याएं भी है, और ऐसा नहीं कि जनजातियों की कोई समस्या नहीं, बहुत प्रकार की समस्या होती है उसे। उस समाज, हम लोग तो अगर पैसों की कमी पड़ता है तो अगल बगल किसी से मांग लेते हैं। ठीक है, हम बीमार पड़ते हैं तो कोई हमें मदद करता है, लेकिन उन लोगों को कौन करेगा? ठीक है, तो उन्हें अनेक प्रकार की समस्या हैं, और भारत सरकार इन जनजातीय समस्याओं पर काबू पाना चाहती है कि इन लोगों का समस्या को कैसे दूर किया जाए और उन्हें अपने समाज में ऐड किया जाए, यानी कि जोड़ा जाए। तो उसे समाजशास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करना होगा। अगर सरकार चाहेगी कि इन लोगों का समस्याओं का समाधान कर दें तो ऐसे नहीं होगा। सरकार को ये चाहिए कि वो समाजशास्त्र का पहले ज्ञान को प्राप्त करे कि एक्चुअल में उन लोगों का प्रॉब्लम है क्या, उनका निपटारा किया कैसे जा सकता है, वो हमारे समाज में मिल के रह कैसे सकता है। हो सकता है उनका जाति अलग हो, उनका रहन सहन अलग हो, तो हमारे साथ मिल के कैसे रह सकता है। इन सभी चीज़ों को बोलते हैं समाजशास्त्र, और इसका ज्ञान सरकार करके ही उन लोगों को काबू पाया जा सकता है, नहीं तो इम्पॉसिबल है, असंभव है। ठीक है, 7वां, आर्थिक नियोजन बनाम सामाजिक नियोजन। बनाम को बोलते हैं संघ। संघ का मतलब होता है जब दो चीज़ों का कंपेयर करते हैं ना, तो हम लोग हिंदी में लिखते हैं बनाम। ठीक है, आर्थिक नियोजन बनाम सामाजिक नियोजन। जैसे आप देखते होंगे जब कोई लड़का लड़की का शादी होता है तो लिखा रहता है लड़की का नाम संग लड़का का नाम, ऐसे करके। ठीक है, तो वैसे ही जब दो चीज़ों का कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे लिखा जाता है आर्थिक नियोजन बनाम सामाजिक नियोजन। नियोजन का मतलब होता है जब हम लोग कोई चीज़ प्लानिंग करते हैं। ठीक है, आर्थिक प्लानिंग बनाम सामाजिक प्लानिंग। आर्थिक प्लानिंग मीन्स हो गया पैसों के रूप में जो हम लोग प्लानिंग बनाते हैं कि हम लोगों को पैसा ज़्यादा खर्चा हो रहा है, उसको कम कैसे करें। तो इससे रिलेटेड जो भी हम लोग प्लानिंग बनाते हैं उसको आर्थिक प्लानिंग बोलते हैं। और समाज में जो हम लोग प्लान बनाते हैं वो सामाजिक प्लान बनाते हैं। तो एक दूसरे से ये बनाव कैसे है, दूसरे से संबंध कैसे रखता है। तो देखो, प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों ने, यानी जिसके पास समाज का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, समाज सोशोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा लोग अध्ययन कर रखे हैं, उन लोगों ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है, यानी बड़े बड़े वैज्ञानिक ये निष्कर्ष निकाला है कि आर्थिक नियोजन को सफल बनाने के लिए, आर्थिक नियोजन मतलब आर्थिक रूप से जो भी चीज़ आपको प्लानिंग करना है, आर्थिक यानी पैसों होता है। ठीक है, तो पैसों के मैटर में कि हमारा देश कैसे विकास करे, हमारा समाज कैसे विकास करे, कहाँ पे कितना पैसा खर्चा किया जाना चाहिए। तो ये जो आर्थिक प्लानिंग को सफल बनाने के लिए हमें सामाजिक प्लानिंग अति आवश्यक है। जब तक हम समाज में प्लान नहीं बनाएंगे, मान लो कि 10 रुपये मेरे को मिल रहा है, हमें 8 रुपये ही खर्चा करना है, तो आखिर समाज में 10 रुपये की जगह हम 8 रुपये कैसे खर्चा करें ताकि लोगों में असंतुष्ट की भावना ना हो। तो कहीं ना कहीं आर्थिक नियोजन के लिए सामाजिक नियोजन अति आवश्यक है। ठीक है, इसके लिए भी समाजशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसे होगा नहीं, जब तक समाज का अध्ययन नहीं करोगे तब तक तो होगा नहीं। तो यहाँ भी समाजशास्त्र क्या है, इम्पॉर्टेंट है। 8वां पॉइंट चलते हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था। देखो, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था का मतलब हो गया कि जो समाजशास्त्र है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि एक ही राष्ट्र में, एक ही देश में क्या करती है, शांति की भावना उत्पन्न करती है। नहीं, दूसरे देश में, दूसरे देश मतलब हमारे देश से बाहर भी अन्य देशों में भी क्या करती है, शांति व्यवस्था उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, हम लोग मीडिया के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि देखो अगल बगल के देशों में देखते हैं कि वहाँ पे देखो लोगों में कितना प्यार है, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, तो वो जज्बा हमारे अंदर भी जगता है। और मान लो कि कहीं लड़ाई झगड़ा चलता है, वहाँ पे लोग शांत हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल के रहते हैं, तो हमारे मन में भी चलता है कि हम लोग भी मिलजुल के रहेंगे। देखो वो देश वाले कैसे मिल के रह रहे हैं, वो लोग कैसे दूसरे को मदद किया, तो देख करके हम लोग भी सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी, यानी एक देश से दूसरे देश में भी क्या करती है, शांति व्यवस्था लाती है। कौन? समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी।
तो समाजशास्त्र के द्वारा हमें विश्व के सभी समाजों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अन्य जितने भी सारे देश हैं सभी समाजों में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वहाँ का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। विश्व समाजों के अध्ययन से आपसी एकता बढ़ता है कि आपस में हम लोग एक रहेंगे, देखते हैं कि हाँ अगल बगल वाले सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं तो हम भी रहेंगे, और घृणा कम हो जाता है। जो एक दूसरे से घृणा ईर्ष्या करते हैं वो कम हो जाता है। समाजशास्त्र के ज्ञान द्वारा हम अपने छोटे स्तर से उठकर ऊपर आते हैं। हम लोग देखो एक छोटे स्तर पर हम लोग जीवन जीते हैं, लेकिन जब हम लोग देखते हैं अगल बगल दूसरे समाज के लोगों को, दूसरे देश के लोगों को, तो हम लोग जो नीचे लेवल पर रहता है वो उठ करके थोड़ा हाई लेवल पर, उच्च लेवल पर जाते हैं। ठीक है, अतः समाजशास्त्र जो होता है ना वो अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखने में क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर शैक्षणिक महत्व। समाजशास्त्र हमें ज्ञान को देता है। आप लोग सुने होंगे ग्रामीण लोगों में जो गाँव होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधविश्वास चलता है। अंधविश्वास की भूत होता है, तो अगर सांप काट दिया तो झाड़ो, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत है। सांप को अगर आपको काटा हुआ है तो आप क्या झाड़ने के लिए जाओगे? नहीं, यहीं पर मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और इससे फिर हमारा वो व्यक्ति क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तो ये सब ज्ञान हमें मिलता कहाँ से? क्या ग्रामीण में रह करके मिलेगा? नहीं, हमें एजुकेशन से मिलेगा। हम शिक्षा को ग्रहण करेंगे तब ये सब ज्ञान मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शैक्षणिक महत्व में भी समाजशास्त्र इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में अनेक समस्याओं से होकर के गुजरते हैं जिनका लोग सही अर्थ में उपयोग नहीं करते हैं, उनका कुछ अन्य अर्थ लगाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सांप काट दिया तो झाड़ फूंक करना। ठीक है, समाजशास्त्र ऐसे शब्दों और घटनाओं का सही अर्थ स्पष्ट करके हमें शैक्षणिक ज्ञान को वृद्धि करता है। ठीक है, तो जो लोग हमें उल्टा सीधा बता रखे हैं, जो हमारे मन को उल्टा सीधा कर रखे हैं ना, वो समाजशास्त्र हमें उसका सही अर्थ के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट में 10 नंबर सामाजिक अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब ये एडजस्टमेंट। ठीक है, कि हमें कोई भी चीज़ को एडजस्ट कैसे करना है। तो समाज में हम लोगों को समाजशास्त्र जो होता है ना, सोशोलॉजी, वो हमें समाज में एडजस्ट रहने के लिए भी बताता है कि हमारे अगर परिस्थिति खराब चल रहा है तो समाज में हमें एडजस्ट होकर के भी चलना पड़ेगा। मान लो हम लोग गाँव में रहते हैं, किसी एक व्यक्ति का समस्याएं बहुत ज़्यादा है तो हम लोग उससे मिलकर पैसा देते हैं, तो हमें एडजस्ट होने के लिए भी सिखाता है समाज। ठीक है, कि एडजस्ट कैसे हो जाना है अपने आप में। तो समाजशास्त्र सामाजिक अनुकूलन में सहायक प्रदान करता है। समाजशास्त्र के अध्ययन और ज्ञान के आधार पर व्यक्ति विभिन्न समूह और समाज के तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त ज्ञान के बदलते परिवेश में आसानी से समायोजन कर लेता है। देखो यहाँ पे कहने का मतलब हो गया कि हमारे समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, उसमें हम लोग खुद को एडजस्ट होना सीखते हैं कि अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो उनको न्याय मिलना चाहिए। उनके साथ अगर आर्थिक स्थिति उसका खराब है तो उसको हम लोग सारे मिल के पैसा देंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग खुद को समायोजित कर लेते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट, दूसरे समाज में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे इस प्रकार का घटना हो रहा है, तो उसी के अनुसार से हम लोगों को भी किस प्रकार से ढलना है, किस प्रकार से काम करना ताकि वो समस्या मेरे साथ ना आए। ठीक है, तो इस प्रकार के हम लोग खुद का समायोजित कर लेते हैं। या तो फिर दूसरे विकास समाज में देखते हैं कि लोगों ने इस प्रकार से काम किया तो वहाँ का समाज विकास किया, तो हम लोग भी उसी के प्रकार से काम करना स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा भी समाज क्या हो, विकास हो। तो उस मतलब क्या हुआ कि दूसरों को देख करके खुद से भी उसी प्रकार का हम लोग एडजस्ट कर लिए, यानी समायोजित कर लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल मैंने 10 पॉइंट आप लोगों को बताया। सामाजिक जो हमारे आधुनिक विश्व में समाजशास्त्र का जो महत्व है, इसके बारे में मैंने टोटल 10 पॉइंट बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देना। अगला आपको कौन सा वीडियो चाहिए, ठीक है, ये भी आप लोग कमेंट में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।